नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी की हिंसक वारदात के फिलहाल दो कनेक्शन सामने आ रहे हैं। पहला सपा और दूसरा यूट्यूबर सलमान। सपा को तो ऐसी ही सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का मौका है वारदात पर मौजूद होना। सपा नेता एसटी हसन का बुलडोजर एक्शन पर जो सवाल उन्होंने खड़े किए वो, और इस पर अब सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों कनेक्शन तुर्कमान गेट पर हिंसा को लेकर अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। हिंसा का टारगेट सेट कर रहे थे। अब सवाल ये है कि दिल्ली को वो स्टोन मैन है जिसने अफवाह फैलाकर दिल्ली के दिल पर पहला पत्थर मारा। सवाल ये कि क्या सपा या सलमान किसने पत्थरबाजी का फरमा दिया। सवाल यह भी कि 2020 की तरह राजधानी को सुलगाने की साजिश किसने रची और क्यों। आखिरकार इस पत्थर तंत्र का इलाज कब होगा, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस। देखिए, उससे पहले हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिस पर तुर्कमान गेट पर मौके पर मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे, सपा सांसद हैं जो कि उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी ये तस्वीर यूट्यूबर सलमान की तस्वीर जिन पर भड़काने का आरोप लगा है। पत्थरबाजी का समर्थन एसटी हसन की तरफ से किया गया, ये भी सपा नेता है। तो सपा कनेक्शन और यूट्यूबर सलमान का कनेक्शन इस पूरे मामले पर निकलकर अब सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तुर्कमान गेट की तस्वीर है जब वहां पर हिंसा भड़की और ऐसे में सपा सांसद नकवी वहां पर मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। भड़काने का आरोप भी लगा है सलमान पर जो कि यूट्यूबर है, और उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद एसटी हसन, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता है, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं सपा और यूट्यूबर सलमान का कनेक्शन पूरा इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रहा है। और अगर ये किसी बंदे की भावना से किया जा रहा है तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा। तो अब हम आपको वो बयान सुनवाएंगे जो सलमान पर आरोप लगा है लोगों को भड़काने का, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो नेता एसटी हसन, उनका भी बयान हम सुनवाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पर अच्छे कहाँ, रात हमारे जो दिलों पर, हमारे सीनों पर जो बुलडोजर चला है, दरगाह फाजिलाई को तोड़ा गया है, बहुत दुख हुआ। बुलडोजर वहाँ चल रहा था, महसूस हमारे दिलों में और सीने में हो रहा था। हमसे बताया गया कि कोर्ट ने 22 तारीख दी है एमसीडी को, पर वो सब झूठ था। हमें वहाँ से भेज दिया गया, हम सब अपने घर आ गए। और उसके बाद वहाँ पर बुलडोजर चला, काफ़ी लोगों के चोट लगी, वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो इंशाअल्लाह मुसलमान सब्र कर रहा है और मुसलमान शासन प्रशासन का जो वो कहते हैं उनका पालन करता है, और जो कोर्ट जो जजमेंट देता है, जो आदेश देता है, मुसलमान हमेशा उसके हित में रहता है। मुसलमान कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेता। जो आदेश न्यायालय करता है, मुसलमान उस पर अपनी रजाबंदी से खामोश हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कब तक ऐसा होगा, कब तक ये लोग ऐसा करेंगे। तो मैं धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। कब तक लोग बर्दाश्त करें, कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें। क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को जो जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है। मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्हें बहुत सोच समझ के और ईमानदाराना तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। जो जायज है बस वो करें। तो अब हम आपको कैबिनेट मंत्री आशीष सूद का भी बयान सुनवाते हैं, और उसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना वो भी सुनाएंगे। सेंसिटिव मामले हैं दोनों तरफ। आम आदमी, चाहे यहाँ का सदन हो चाहे वहाँ का तुर्कमान गेट का मामला हो, हर ओर इंडिया अलायंस का कोई ना कोई दल मिलता है।
यहाँ आम आदमी पार्टी है, वहां भी आम आदमी पार्टी और सपा कहा जा रहा है। मगर मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से जनता से भी कि पुलिस को अपनी जांच करने दें। मैं फिर कहना चाहता हूं, फैज़े इलाही मस्जिद इंटैक्ट है, उसके दर की, उसके दरवाजे के एक कण मिट्टी को भी किसी ने छुआ नहीं है, ससम्मान वहां है। जिन लोगों ने, और इसमें दिल्ली तोड़फोड़ में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं है, ये कोर्ट के आदेश पे हुआ है, भूमाफियाओं को हटाने के लिए हुआ है, कोर्ट के केस के कारण हुआ है। इसलिए इसमें राजनीति ना करें, अफवाहों से बचें। और आपसे भी मैं कहता हूं, सपा के सांसद थे या नहीं थे, पुलिस की जांच में सामने आने दीजिए, फिर टिप्पणी करेंगे। तो बेहतर तरीका यही था कि पहले जो भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन को बैठा करके उनसे बातचीत करने के बाद जो भी कानूनी और जो भी कानूनी रास्ता है और जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसको पुरअमन तरीके से अमली जामा पहनाना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करके जिस तरीके से डायरेक्ट बुलडोज़र एक्शन हुआ है उससे लोगों में कहीं ना कहीं हैजानी कैफियत पैदा हुई है। बहरहाल जो भी उसमें अगर किसी ने वायलेंस किया है तो उसके सभी लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि किसी भी बेगुनाह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए और वहाँ पर जो जितनी भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको बैठा करके इस मसले को पुरअमन तरीक़े से हल कर लिया जाए। तो अब चाहे वो हाई कोर्ट है, जाहिर सी बात है हाई कोर्ट का और कोर्ट के किसी भी आदेश का तमाम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन क्या कोर्ट के ऑर्डर में सिर्फ यही बात होती है कि जहाँ पर मस्जिदें हों, जहाँ पर मज़ारें हों या जहाँ पर कब्रिस्तान हों, उन्हीं जगहों पर इन्हिदामी कार्रवाइयाँ की जाएँ, और बाकी पूरी दिल्ली में बहुत सी जगह जाम लगता है। हमारे और दूसरे अजला में, दूसरे ज़िलों में बहुत सी खबरें आती हैं जाम की सूरत हाल को लेकर। लिहाजा अगर तमाम जगह पर एक ही पैमाने के तहत कार्रवाई की जाए तो इस पर किसी को एतराज़ और शक और शुबा नहीं होगा। जहाँ तक पथराव का ताल्लुक़ है तो यकीनी तौर पर कानून को हाथ में लेना और कानून के साथ खिलवाड़ करना, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये किसी को भी इजाज़त नहीं दी है। लिहाजा जो लोग दोषी हैं यकीनी तौर पर उनको तो टारगेट किया जाए, लेकिन निर्दोषों को इस पूरे मंजर आम पर खाका बना के अगर उन पर कोई कार्रवाई की जाती है तो यकीनी तौर पर यह नाइंसाफ़ी होगी। तो हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, नितेश चौरसिया प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रीत सिंह सिरोही याचिका करता है जो कि वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले डॉक्टर पूजा मिश्रा से कर लेती हूँ जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। मैडम, ये बताइए, समाजवादी पार्टी क्या पत्थरबाजों के साथ पे खड़ा हुआ है? जो हिंसा फैला रहे हैं, जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, उनके साथ खड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी? श्रेया जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं खड़ा है जो कानून को अपने हाथ में लेता हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो ये आपका प्रश्न कहना कि समाजवादी पार्टी पत्थरबाजों के साथ में खड़ा है, तो ये गलत है। समाजवादी पार्टी पत्थरबाजों के साथ में नहीं खड़ा है। समाजवादी पार्टी लॉ के साथ में खड़ा है, संविधान के साथ में खड़ा है। और जहां तक बात रही है जो डेमोलिश का चला हुआ है, आपको नहीं लगता है कि 12 नवंबर को आदेश आया हुआ था? कानून ये कहता है कि अगर एक्शन होगा तो पत्थरबाजी करके रिएक्शन करना होगा, हमें ऐसे रिएक्शन करेंगे? श्रेया जी, मुझे लगता है मेरा जवाब आप तक पूरा पहुंचेगा तो आपको पता चलेगा कि जब जो है, इससे पहले भी आपको पता होगा कि रातों रात एक मस्जिद को विदाउट नोटिस के डेमोलिश कर दिया गया हुआ था। तो ऐसे किसी धार्मिक प्लेस पे अगर आप करें कि नहीं, चारों तरफ जो एनक्रोचमेंट थी उसको आप डेमोलिश करने के लिए गए होते, आपको उसको डेमोलिश करना था रात को। उसके पहले 12 जो है नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको आदेश किया हुआ था कि जो जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं आप उनको डेमोलिश करिएगा। आपको 3 महीने का समय दिया था, मतलब कि 12 फरवरी तक का समय था आपके पास में। वहां पे आपने लोगों को पहली बात तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, रात को आप पहुंच गए। और उसके बाद पहुंचने बाद में जहां पे कह रहे पथराव के साथ में कहीं पे भी समाजवादी पार्टी नहीं है। यही सेम कंडीशन आपने उत्तराखंड में भी देखा होगा, ऋषिकेश में भी, हल्द्वानी में भी। ऋषिकेश में कौन सा धार्मिक मामला था, कौन सा समाजवादी पार्टी था? नहीं था, लेकिन पथराव हुआ। क्यों पथराव हुआ? क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है। ऋषिकेश में ये गए थे फॉरेस्ट लैंड खाली कराने के लिए, वहां पे लोगों ने पथराव कर दिया। आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आपको लगता है कोर्ट का आदेश आ गया, फिर लोगों से वार्ता करने की जरूरत नहीं, चाहे रात हो
तो चाहे दिन हो, हम पहुंच करके पहले जो है वहां पर डिमोलिश करना चालू कर देंगे। हल्द्वानी में क्या हुआ, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन थी, आप वहां पे खाली कराने के लिए गए, फिर भी पुलिस पर पथराव हो गया। अब ये जो दिल्ली का मामला चल रहा है, अगर आप वहां पे गए थे, आपको पता है कि मस्जिद का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, 22 अप्रैल उसकी तारीख लगी हुई है। ये आपको जानकारी होगी ही कि मस्जिद को भी डेमोलिश करने का आया हुआ था फरमान, तो उसके अगेंस्ट में वहां की कंप्लेंट चली गई कोर्ट में, और कोर्ट पूजा जी, मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि उस जगह पर इतनी सेंसिटिव एरिया में जाना है तो आपको मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, मुझे लग रहा है शायद आपको भी जानकारी नहीं, और यही वजह है कि एसटी हसन जी को भी जानकारी नहीं थी। सही से नहीं आ रही है, आवाज आ रही है आपको? मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर दे रही हूँ कि मस्जिद को ढाने के लिए वहां पर बुलडोजर या प्रशासन नहीं गया था, उसके बाद भी पथराव हुआ। ठीक है, मेरे साथ रत्नाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुक कर लेती हूँ। रत्नाकर जी, अभी पूजा मिश्रा जी यही कह रही हैं कि आप लोगों ने या प्रशासन ने कॉन्फ्रेंस में लोगों को नहीं लिया, इसी वजह से उनको कुछ पता नहीं था और इसी वजह से वो भीड़ उग्र हो गई और इस तरीके की स्थिति दिल्ली में देखने को मिली। देखिए श्रेया जी, अभी तो पूजा जी की मैं बातें सुन रहा था, कुछ आधी अधूरी जानकारी के आधार पे ये जो अपना वक्तव्य दे रही थी, मैं उनको स्पष्टीकरण करना चाहूँ। पहली बात तो कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसा जो इंक्रोचमेंट एरिया है इसके लिए वहां पे कोई इस तरह का मामला नहीं चल रहा है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया, ये लोग वहां पे गए भी, जो इनकी दुकानें थी, जो वहां पे अपना कारोबार कर रहे थे, जो जिन्होंने भू माफिया जो जमीनों पे कब्जा किए थे, वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो निश्चित रूप से अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है वहां पे प्रशासन इस तरह के कब्जेदारों को हटाने का काम कर रहा है, तो यह निश्चित रूप से कानून सम्मत है और ऐसी प्रक्रिया में सपोर्ट करना चाहिए। अभी मैं एक धर्मगुरु की बात सुन रहा था जो आपके चैनल पे चल रहा था, उनकी बातें कि ऐसी कार्रवाइयां जो होती हैं वो मस्जिद, दरगाह या कब्र के आसपास ही क्यों होती है और इस तरह से माहौल क्यों बिगड़ जाता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जहां पूरे दिल्ली में या पूरे देश में कहीं पे भी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई होती है तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होती है, लेकिन जहां जहां पे ये जो देवदूत लोग, मैं बोलूंगा, ये जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, ये अगर कब्जेदार रहते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह से उन्मादी लोगों को बनाया जाता है, वीडियो बना करके लोगों को भड़काने का काम किया जाता है। ये भड़काऊ भाईजान की टोली अफवाह फैलाकर दंगा फैलाने की जो साजिश रच रही थी वो स्पष्ट रूप से देखने को मिला। अब कोर्ट के आदेश को नहीं मान करके अब ये कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करने लगते हैं, जैसे चैनल पे आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कानून, क्या संविधान, क्या इस भारत देश से बड़े ये हो गए हैं, इनका इस्लाम धर्म बड़ा हो गया है? धर्म की आड़ में क्या ये लोगों पे गुनाह करेंगे, लोगों को मारेंगे, लोगों को पीटेंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अभी पूजा मिश्रा जी कह रही थी कि हम पत्थरबाजों के साथ नहीं है। मैं आपको बता दूं श्रेया जी, यही पैटर्न जो है वो संभल में भी देखने को मिला। वहां के सांसद जो है जियाउर रहमान, उन्होंने जब भी वहां पे सर्वे वाली टीम पहुंची तो उसके पहले 100 लोगों को इकट्ठा करके वहां पे किस तरह से उकसाने भड़काने का काम कर रहे थे। और वही पैटर्न जो है यहाँ पे दिल्ली में भी मिला। दिल्ली में यहाँ उनके सांसद जो है वो मोहबिल्ला नकवी, वो वहां पे क्यों गए थे भाई? क्यों भड़काने की कोशिश कर रहे थे? प्रश्न तो ये उठता है कि हर इस साजिश के पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता क्यों खड़े पाए जाते हैं? इसलिए खड़े पाए जाते हैं क्योंकि उनको मुसलमानों की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इनका वोट बैंक न छिटक जाए, भले वो सही हो गलत हो, लेकिन ये राजनीति जरूर करेंगे। और श्रेया जी, मैं आपको बता दूं, 2020 वाला दंगा याद है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी रत्नाकर सपारी। श्रेया जी, मैं बता दूं, ये समाजवादी पार्टी के लोग कभी उस अंकित वर्मा के साथ खड़े नहीं मिलेंगे। वो अंकित वर्मा जो दिल्ली दंगा में आईबी का अधिकारी था और उसको 51 घाव मिले थे उसके शरीर पे चाकुओं से गोद करके, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं देवदूतों ने मार मार कर उसको नाली में फेंक दिया था। पूछिए उनसे, खड़े थे क्या अंकित वर्मा के न्याय के लिए? सड़क पे उतरे? नहीं उतरे। क्यों? क्योंकि वो अंकित वर्मा एक हिंदू था और हिंदुओं के लिए कभी सड़क पे नहीं उतरेंगे। ये उतरेंगे उनके लिए कि जो दंगाई है, ये उनको मुआवजा देंगे जो दंगाई है। आप उठाकर इतिहास देख लीजिए, दंगाइयों को मुआवजा देने का काम भी इसी समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। ठीक है, ठीक है रत्नाकर साहब। नितेश जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले नाजिम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। नाजिम साहब। हाँ श्रेया दीक्षित जी, देखिए
अगर कोई पत्थरबाजी करता है तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। अगर कोई झूठी अफवाह फैलाता है तो हम ये कहते हैं कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि ये मुल्क आपका अपना है। इस मुल्क की सौहार्द के बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हम सभी की है। और देखिए, अब मैं आ जाता हूँ रत्नाकर भाई की बात पर। इन्होंने दिल्ली में अंकित की तो बात करी, बड़े फख्र से कह रहे थे कि अंकित के साथ कोई नहीं खड़ा था, लेकिन बुलंदशहर में जो इंस्पेक्टर सुबोध थे उनकी हत्या हुई, उनके लिए नहीं बोलेंगे। रत्नाकर जी को बोलना चाहिए था सुबोध जी के बारे में भी। और रही बात ये कि इनका तो एक हमेशा ये पैटर्न रहा कि हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की खाई खोदने वाली। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर अफवाह उड़ाई गई, तो उससे पहले प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत थी। यहाँ पे ड्रोन कैमरे से वहां की निगरानी रखवाने की जरूरत थी, और वहां पर ये बताना चाहिए था बैरिकेड करके कि यहाँ पर ये चीज हम आज तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये अवैध है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का तर्क देना कि पत्थरबाज आ गए, और यहाँ पे नदवी साहब के बारे में भी कहा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ नदवी साहब यहाँ पे आए, वो देखिए समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है पूजा बहन, वो अच्छी तरीके से जवाब देंगे। लेकिन अगर ये कम्युनिटी को देवदूत का नाम लेकर अगर संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुल्क के वजीर आजम की कहीं ना कहीं ये उन बातों की तौहीन करते हैं जब जो वो कहते हैं कि मुझे मुस्लिम समाज ने भी वोट दिया। अब मुस्लिम बहन बेटियों को वो अपनी बहन बेटियां मानते हैं और कहते हैं कि मैं तो मुस्लिम बहन बेटियों का भाई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुल्क के वजीर आजम को भी इन्होंने अनदेखा करने की बात करी। और देखिए, पूजा जी ने एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पहले एक घटना हुई थी जहां पे अवैध निर्माण तोड़ा गया था, वहां पर एक मस्जिद को भी वहां पे हटा दिया गया था। और हो सकता है कि ये फैज इलाही जो मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, और इसी मस्जिद के आसपास अगर ये माहौल बनाया गया है कि मस्जिद को भी करा जा रहा है, तो सबसे पहले वहां सबको विश्वास में लेने की सख्त जरूरत थी। कॉन्फिडेंस अगर सबको होता तो मुझे लगता है कि इस तरीके की वारदात नहीं होती। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात करेगी ये दीक्षित जी, नहीं तो ये बिल्कुल नाजिम साहब, गलत यहाँ है। पर मैं एक चीज स्पष्ट कर देती हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है यहाँ, उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने कानून हाथ में लिया। और इसका मुझे लगता है जवाब प्रीत सिंह जी ज्यादा अच्छी तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि याचिका करता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुना जिस तरीके से नाजिम साहब कह रहे हैं कि पहले से कुछ तय ही नहीं था, हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की उसमें कुछ पता ही नहीं था लोगों को, और इसलिए अचानक से बुलडोजर पहुंच गया, अचानक से प्रशासन पहुंच गया और फिर स्थिति बिगड़ गई। ये जो बात कह रहे हैं ये कोर्ट में थे क्या? इन्होंने कोर्ट की पिटीशन पढ़ी है क्या? मैनेजिंग कमेटी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिए गए, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट पढ़े हैं क्या? जब मैनेजिंग कमेटी और वक्फ बोर्ड को हियरिंग करके एमसीडी ने बुलाया, तो मैनेजिंग कमेटी ने और वक्फ बोर्ड ने एमसीडी में क्या लिखित जवाब दायर किया, ये डॉक्यूमेंट इन्होंने पढ़े हैं क्या? ये सोशल मीडिया पर वीडियोस देख के ये कुछ भी कहने लग जाएंगे, तो ये तो फिर कुछ भी कह सकते हैं, इनकी स्वतंत्रता है, इनके कहने से कोई भी बात हो नहीं जाएगी ना। ये पूरा जो एरिया है ये 3 पार्ट में डिवाइड था, ए, बी और सी। सी पार्ट वो है जहाँ दरगाह फैजे इलाही है, जिसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है। उस सी पार्ट के लिए हमने कोर्ट में याचिका डाली ही नहीं है। जब हमने सी पार्ट के लिए कोर्ट में याचिका डाली नहीं, तो मस्जिद कैसे टूट जाएगी भाई? ये बात मुझे लगता है नाजिम साहब और डॉक्टर पूजा मिश्रा ने सुन ली होगी, क्योंकि मैं शुरू से ही समझाने की कोशिश कर रही थी। प्रीत सिंह जी ने अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया। उसके ऊपर कार्रवाई कैसे हो जाएगी? दूसरी बात, जब मैनेजिंग कमेटी कोर्ट गई तो उसने कोर्ट में मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों के सामने, माननीय न्यायाधीश के सामने ये बात, तो ये झूठी अफवाह, अफवाह पर कोई ध्यान नहीं। बात सुन लीजिए पूरी, प्रीत जी पूरी पिटीशन पढ़ के बैठा हूँ आपके सामने। और रही बात आपने ए बी सी वाली बात की, आपने की सी का तो कोई मैटर नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ कि सी का कोई मैटर नहीं है। तो ये बता दीजिए, ये अफवाह जो फैलाई जा रही है, इस अफवाह पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। अरे भाई, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है, उसी तरीके से अफवाह मुल्क का माहौल खराब कर देती है। मैं कहता हूँ कि अफवाहों के हम खिलाफ है, अरे अफवाहों के हम खिलाफ है। लेकिन प्रीत जी, मैंने आपको देखा, ठीक है नाजिम साहब, आप उनको अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर आपके पास वापस आऊंगी। प्रीत सिंह जी, ठीक है नाजिम साहब, वापस आऊंगी मैं आपके पास। किसी भी मुस्लिम समाज ने इस तरीके की हरकत नहीं करी जो आप लोग करना चाहते हैं। देश के अंदर नफरत मत फैलाइए। जो अवैध जमीन है उन पर बुलडोजर, ये प्रेम बढ़ा दिया गया, ये प्रेम फैला दिया गया। दिल्ली में फॉरेस्ट लैंड पे 60 बीघे का कब्रिस्तान वक्फ बाय यूजर, सीलमपुर में डिस्ट्रिक्ट पार्क पे कब्जा करके कब्रिस्तान बना दिया, ये प्रेम फैला दिया क्या? बरवाला गांव में 144 बीघा जमीन वक्फ कर दी, साउथ दिल्ली लड्डा सराय में जमीन, सरकारी जमीन वक्फ कर दी, आपके पास मुरादाबाद पहाड़ी
बसंत कुंज 62 बीघा जमीन वक़्फ कर दी। ये प्रेम बढ़ाने का संदेश है क्या? करनी चाहिए कि आपके पास ये प्रेम बढ़ाने का संदेश है क्या? एक सरकारी स्कूल में 4-4 मस्जिदें बना दी, ये प्रेम बढ़ा रहे हो क्या? ऐसे प्रेम बढ़ेगा क्या? करनाल बाईपास पे 22 बीघे ग्रीन लैंड पर कब्रिस्तान बना दिया, ये प्रेम बढ़ा रहे हो क्या? बनी हुई है, लेकिन ठीक है नाजिम साहब, डाला वक़्फ कर दिया, प्रेम बढ़ा रहे हो क्या? दीक्षित जी ऐसे प्रेम बढ़ता है क्या? के आदेश आया वो कौन सी किताब है जो ऐसा प्रेम का सुप्रीम संदेश दे कोर्ट रही है? जाने तक का तो वक्त दिया जाता। अरे नाजिम साहब, बात तो यही है ना, समझने वाली बात तो यही है कि वहाँ पे मस्जिद को तोड़ा ही नहीं जा रहा था। ये तो चंद लोगों ने वीडियो बनाया और उसके बाद ये अफवाहें फैलने लग गई। ये बात तो आप तो समझिए, कम से कम वहां जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे वो नहीं समझ पाए, एटलीस्ट आप तो समझिए। नितेश जी के पास में चली जाती हूँ, ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ आप लोगों के पास। नितेश जी, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? क्योंकि समाजवादी पार्टी का स्टैंड तो हमने देखा और वो कहीं ना कहीं गलत भी लगा। सबसे पहले तो आप सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। आम आदमी पार्टी संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है और इस प्रकार के किसी भी पत्थरबाजों का पुरजोर विरोध करती है और वो निवेदन करती है आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी प्रकार के अफवाह में ना आए। कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है, उसके अधीन हम सब हैं और हम सबको रहना भी होगा। तभी ये देश बचेगा, तभी इस देश का भाईचारा बचेगा। और मैं तमाम सभी प्रवक्ताओं को भी सुन भी रहा था, पैनलिस्टों को सुन रहा था। मैं कुछ 2-3 चीजें हैं जो बिल्कुल समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक है, तो केंद्र सरकार से लेकर एमसीडी तक आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई भी इस प्रकार के एक्शन होता है तो एक इनपुट इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है और ये सरकारी, मैं आपको सरकारी तंत्र की बात कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। जब पिछले 1 हफ्ते से, नए साल की मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, लगभग 1 दर्जन से अधिक दिल्ली में मर्डर हो चुके हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज की परिस्थिति में दिल्ली में चल रही है नए साल में। कहीं लक्ष्मी नगर में 3-3 मर्डर हो जाते हैं, किसी व्यापारी को भून दिया जाता है, नंगा करके मारा जाता है। ये स्थिति इस समय अगर लॉ एंड ऑर्डर की है तो इंटेलिजेंस फेल्यूर, अगर सरकार उस इंटेलिजेंस फेल्यूर को फॉलो नहीं कर पा रही, पुलिस अगर इंटेलिजेंस नहीं कलेक्ट कर पा रही, और जिसको ये समझने की जरूरत पड़ेगी, इंटेलिजेंस इसलिए लिया जाता है कि इस तरीके की कोई घटना अगर वहां होने की संभावना है कि नहीं, ये पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट करती है। ठीक इसी प्रकार जैसे ही माननीय न्यायालय से आदेश आया उमर खालिद और तमाम उनके संबंधियों के, तो आपने देखा होगा जेएनयू में किस प्रकार से रातों रात एक घटना घटी और ये घटना पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंची और सबसे पहले इसकी देश की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो मेरा बड़ा सिंपल सवाल है कि क्या आप इस तरीके की परिस्थितियों, क्योंकि आपका इतिहास रहा है, इससे पहले आपके लोग आईएसआई जैसे उसमें शामिल रहे, आतंकवादी गतिविधियों में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहे हैं। आप देश में जो बमबारी हुई है उसमें आपने जांच के लिए आईएसआई वालों को बुलाया हुआ है। तो इसलिए ये सवाल बहुत गंभीर उठता है कि आप जहां देश में प्रदूषण जैसी महत्वपूर्ण समस्या चल रही है, चर्चा चल रही है, मन को उसके डाइवर्ट करने के लिए आप एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हो। और चूंकि आपकी पार्टी का इतिहास दंगाइयों के साथ रहा है, तो क्यों आप दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हो? आपसे कानून व्यवस्था नहीं समझ रही। बिल्कुल नितेश जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं ये प्रशासन का फेलियर है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन को पहले से ही तैयार रहना चाहिए था। फिलहाल समय इतनी की इजाजत देता, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली के तुर्कमान गेट में इस तरीके की स्थिति देखने को मिली, जिसके बाद विवाद हुआ। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए खबर। नमस्कार।